मर्ज़े इश्क जिसे हुआ उसे क्या याद रहे, ना दवा याद रहे और ना दुआ याद रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में ज़ोहरा फ़रख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तू दवा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसे शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दुआ। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। समीन अपनी आदत के मुताबिक फजर के वक्त उठी थी। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाई थी। एक तो अपने घर अपने बाबा से बिछड़ने का गम, दूसरी तरफ नई जगह, आइंदा इसका क्या होगा, वो यहाँ कैसे जिंदगी गुजारेगी, ये सोच सोच कर उसकी नींद उड़ जाती। इसी गमो फिक्र में रात सोते जागते गुजर गई। सुबह होते ही सबसे पहले उठकर उसने नमाज पढ़कर अल्लाह से अपने लिए बेहतरी चाही थी। नमाज और तलावत कुरान पाक करके दिल को कुछ सुकून मिला था। इन सब से फारिग होकर वो कब से अपने बिस्तर पर बैठी यही सोच रही थी कि नीचे जाए या ना जाए। इसी उधेरपन में नाश्ते का वक्त हो गया और समीन को मुलाजमा बुलाने आ पहुंची। समीन बीबी, आपको नीचे डाइनिंग रूम में बड़ी माँ जी बुला रही हैं। उसके दरवाजा खोलते ही मुलाजमा ने बड़े अदब से पैगाम दिया था। अब अल्लाह जाने ये बड़ी माँ जी कौन थी। वो बिना सोचे सर हाँ में हिलाकर मुलाजमा की हमराही में डाइनिंग हॉल तक आ गई। डाइनिंग रूम में बैठे हुए सारे चेहरे उसके लिए अजनबी थे। यहाँ तक अपने वालिदे मोहतरम का चेहरा भी उसके लिए अनजान था। बात यकीन करने की भले ना हो, मगर आज तक उसने उनकी फोटो भी नहीं देखी थी। कजा की मुलाकात, वजह जो भी रही हो, बाबा और सारा आंटी उससे उनकी बात करते ही नहीं थे और उसने भी कभी जरूरत महसूस नहीं की बाबा और सारा आंटी से अपने वालिदे साहिब के बारे में पूछे, क्योंकि वजह वहां पूछी जाती है जहां आपको उनकी कमी महसूस हो। समीन को तो इन लोगों की मोहब्बतों ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो उसके अपने हकीकी माँ बाप नहीं। आओ समीन, वहां क्यों खड़ी हो? उसे एक जगह पर मुंजमद देखकर एक प्यारी मगर थोड़ी सी सेहतमंद लड़की टाइप औरत उठकर उसके पास आ गई। वो चेहरे से ही बड़ी मिलनसार लग रही थी। मैं नीलम हूँ, इस घर की बहू। नीलम ने करीब आते ही प्यार से उसका हाथ थाम लिया। समीन बस उन्हें देखकर होले से मुस्कुराई। मैं तो कल ही तुमसे मिलना चाहती थी, मगर साकिब ने मना कर दिया। कहने लगी कि तुम सो गई होगी। जब से तुम्हारे आने का सुना था, मुझे तुम्हें देखने का बड़ा शौक हो गया था। इस बात की बड़ी खुशी हुई थी कि चलो अब नंद प्लस बहन वाला कोटा पूरा हो जाएगा। तुम्हें देखकर इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं। इतनी हसीन नंद है मेरी। उसका हाथ थामे हुए वो बड़ी खुशी खुशी नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। यहाँ सबको नॉन स्टॉप बोलकर खुशी का इजहार करना पसंद है कि शायद, दिल ही दिल में सोचती, जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो उन्हें बस देख रही थी। आओ तुम्हें सबसे मिलवाऊं। बड़े जोशो खरोश से उसका हाथ दबोच कर उसे चलते कम घसीटते हुए ज्यादा सबके दरमियान लेकर आ गई। समीन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पहले तुम इनसे मिलो, ये साकिब है मेरे शोहर। सबके दरमियान लाकर उन्होंने पहली ही कुर्सी पर बैठे मर्द से उसका तारुफ करवाया। कोट पैंट में मलबूस वो खुश शक्ल मर्द थे। उसके सलाम का जवाब भी बड़ी गर्मजोशी से देकर और उसका हाल अहवाल पूछकर फिर से नाश्ते में मशगूल हो गए। ये बड़ी माँ है, साकिब की माँ और मेरी सास। नीलम ने साकिब के साथ ही बैठी मोहब्बत भरी नजरों से अपने को देखती हुई उम्र रसीदा मगर बेहद मेहरबान चेहरे वाली खातून की तरफ इशारा किया। समीन को यहाँ मौजूद सारे चेहरों में सबसे मेहरबान उनका ही चेहरा लगा। उसके सलाम का जवाब देकर ढेर सारी दुआएं भी दे डाली और उसे उठकर गले भी लगाया। समीन को उनकी मोहब्बत में सारा आंटी की झलक नजर आई थी। ये निगार मामी है, हमारी मामी, लेकिन तुम्हारी मम्मी है। टेबल की दूसरी तरफ बैठी हुई टिप टॉप नजर आती मम्मी को देखकर उन्हें मम्मी कहना ही समीन को गलत लगा। वो किसी एंगल से भी मम्मी नजर नहीं आ रही थी। उसे फौरन सारा आंटी याद आई। दुपट्टे से ढका सर, आंखों में ममता की चमक, हर वक्त बस मोहब्बत से पेश आती, शफकत दिखाती। माएँ तो ऐसी होती हैं।
सामने नजर आती गरूर से गर्दन ताने बैठी औरत को माँ कैसे कह सकते हैं, जिसकी आंखों में ममता ममता सी कोई भी चमक नहीं थी। निगार को तो बस बाजी या आपा ही कह सकते थे। समीन गौर से उन्हें देख रही थी। जदीद तराश खराश का मॉडर्न ड्रेस, गले में पड़ा दुपट्टा, नफासत से किया गया मेकअप, डाई किए कांधे तक आते खूबसूरत तराशे बाल। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, मगर उन्हें खूबसूरत नजर आने का हुनर आता था। उसके सलाम का जवाब बस सर हिला कर दिया था और अपने हाथ में लिए हुए जूस के गिलास की तरफ मुतवज्जा हो गई। समीन की नजर उनसे हटकर उनके ही पास बैठे सर झुकाए हुए बाबा की उम्र के मर्द पर मरकूज हुई। एक बार की उनको देखकर उसका दिल बड़े जोर से धड़का। समीन, ये तुम्हारे डैड हैं, फाइक अंकल। नीलम के तारुफ पर वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। इतने शानदार, वजाहत से भरपूर, क्या वाकई वो उसके बाबा थे? अपने दिल में अंगराई लेकर उठते एहसासात पर वो हैरान हुई। कैसे उसका दिल एक निगाहें पिदराना शफकत का तलबगार हो रहा है और वो चाहने लगी कि वो उनके गले लग जाए। कुछ नहीं तो कम से कम एक नजर वो समीन को देख ही ले, मगर इधर शायद सारे एहसासात बर्फ हो चुके थे। ना झुकी निगाहें उठी, ना चेहरे के स्पॉटपन में कोई कमी आई। यूं ही वो नाश्ते में मशगूल रहे, जैसे नीलम ने बजाय उनके किसी और से कहा हो, अंकल आप समीन से तो मिल लें, क्या आप नहीं मिलेंगे समीन से? उनका ये अंदाज नीलम को बुरा लगा, इसलिए कह बैठी, शायद मरवत में ही सही बेटी का हाल पूछ ले। इतने तकल्लुफात की क्या जरूरत है नीलम? सबसे एक एक करके मिलवा चुकी हो ना, बस अब बहुत हो गया। अब इसे यहाँ रहना ही है, कहीं जा नहीं रही। यहाँ से रोज ही नजर आएगी इस घर में। उसे कहीं जाना नहीं है तो मिलना इतना अहम तो नहीं कि जबरदस्ती सबसे ही तारुफ करवाया जाए। मेरे ख्याल में जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, सबको मालूम है ये कौन है और क्यों यहाँ आई है। बगैर सर उठाए उन्होंने बहुत सर्द मोहरी और बेमरवती से जवाब दिया था। सबके चेहरे के तासुरात अजीब हो गए। एहसास तौहीन से समीन का चेहरा सुर्ख हो गया। यानी उनके दर पर आ पड़ी तो उनकी नजर में इतनी अहमियत नहीं कि पहली बार मिलने वाली बेटी से मरवत के कुछ अल्फाज ही कह दें। निगार ने एक नजर फाइक पर और दूसरी नजर समीन के सुर्ख होते चेहरे पर डाली, फिर एतमेनान से जूस का गिलास लबों से लगा लिया। फाइक के रवैये ने बेटी की हैसियत बताकर उन्हें मुत्तमिन कर दिया था। फाइक सबको मालूम है ये समीन है, मगर समीन को नहीं मालूम था यहाँ बैठे सब लोग कौन हैं, इसीलिए उसका तारुफ नीलम करवा रही थी। नीलम, समीन को नाश्ता दो, बाद में होता रहेगा मिलना मिलाना, बच्ची का अपना ही घर है। बड़ी माँ ने एकदम से बोलकर फाइक को उनके अल्फाज की संगीनी का एहसास करवाना चाहा, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो इसी तरह चेहरे पर सर्द मुहरी लिए अपने नाश्ते में मशगूल रहे थे। निगार ने मुंह बनाकर अपनी बड़ी नंद को देखा, जिन्हें हर किसी से हमदर्दी करने का भूत सवार रहता था। जी बड़ी माँ, देती हूँ। नीलम समीन से शर्मिंदा सी हो गई थी। फौरन से अपने पास वाली कुर्सी पर बैठाकर खुद भी बैठ गई। क्या दूं तुम्हें समीन? उन्होंने पास बैठी समीन से पूछा। समीन से कुछ नहीं बोला गया। बोलने की सूरत में बस आंसू ही निकलने थे, इसीलिए फकत सर झुका लिया। मैं खुद ही देती हूँ, उन्होंने कहकर उसकी प्लेट में स्लाइस और ऑमलेट डाला। समीन का दिल तो कह रहा था कि उठकर भाग जाए, मगर भागकर खुद को बेचारी कहलवाने का उसे बिल्कुल भी शौक नहीं था, इसलिए चुपचाप सर झुकाकर आंसू पीती स्लाइस के टुकड़े करने लगी। अस्सलाम वालेकुम। एलियार ने डाइनिंग रूम में आते ही जोरदार अंदाज में सलाम झाड़ा। वालेकुम सलाम, सुबह हो गई आपकी? अब तक सर्द और स्पॉट चेहरे के साथ बैठे हुए फाइक साहिब ने फौरन सर उठाकर बड़ी मोहब्बत से एलियार के सलाम का जवाब देकर पूछा। चेहरे पर नरमी छा गई। एलियार के लिए ऐसा प्यार, समीन ने बेख्तियार सर उठाकर उनका चेहरा देखा। उनके चेहरे पर पिदराना शफकत और मोहब्बत के रंग बिखर गए थे, और उसके लिए मरवत के दो लफ्ज नहीं, महरूमी के एहसास ने सीने में आग लगा दी। बहुत ही जलती हुई निगाह एलियार पर डालकर उसने सर को और भी झुका दिया। जी सुबह भी हो गई और हम आपके साथ ऑफिस चलने के लिए तैयार भी हो गए हैं। सरशार सा चमकता चेहरा, लबों पर मुस्कुराहट। निगार ने मोहब्बत से अपने बेटे को देखा। अपने बेटे पर उन्हें कितना फख्र था। सब उनकी मोहब्बत छलकाती आंखों से जाहिर हो रहा था। एलियार ने सबसे पहले आकर हर रोज की तरह बड़ी माँ के आगे सर झुकाकर उनका प्यार और दुआ ली, जो उसका रोज का मामूल था।
क्या बात है, आज आप कुछ ज्यादा ही चमकते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी माँ के साथ बैठे साकिब ने पास ही खड़े एलियार के कान में सरगोशी की। आपसे कम ही चमक रहा हूँ, मुंह बनाकर मसनूई खुफगी से उनसे कहते हुए वो फाइक और निगार के बीच वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। पास बैठी निगार का शाना खुद से लगाया तो निगार ने हाथ उठाकर उसका सरशार सा चेहरा थपथपाया। फिर नाश्ते की टेबल पर अब सब समीन को भुलाए आपस में बातें कर रहे थे। समीन के कानों में सबके हंसने बोलने की आवाजें बाखूबी पड़ रही थी, मगर उसने सर उठाकर किसी को भी देखने की गलती नहीं की थी। प्लेट में पड़े स्लाइस के कितने टुकड़े हो चुके थे, लेकिन अब तक एक टुकड़ा भी उसके मुंह की तरफ नहीं गया। एलियार गाहे बगाहे उसकी तरफ देख लेता और जब जब उसे देखता हर बार उसे और भी अफसोस होता। पहली ही निगाह में उसने जांच लिया था कि वो कितना जबर करके यहाँ बैठी है। चेहरा ऐसा हो रहा था कि लग रहा था किसी भी पल वो रो देगी। उसके आने से पहले ही जरूर कोई तलखी हो चुकी थी कि समीन की हालत ऐसी है। घर का हर फर्द अच्छे से जानता था फाइक साहिब को अपनी पहली बीवी और बेटी से कितनी नफरत है। समीन के आने से पहले तो कभी इन लोगों का जिक्र ही नहीं हुआ था इस घर में। समीन के आने से पहले तो उनके मुंह से किसी ने भी उनकी पहली बीवी और बच्ची का नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने भूले से भी कभी कोई जिक्र नहीं किया। और फिर अचानक ही कुछ दिन पहले समीन के भी यहाँ आने की बस इतला दी थी कि वो आ रही हैं। क्यों आ रही है, वजह क्या थी, कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने बताया, ना किसी ने पूछने की हिम्मत की। शुरू से ही उनका रवैया ऐसा ही था कि कोई उनसे बेतकल्लुफ नहीं था। यहाँ तक कि निगार भी बस एक एलियार था जो उनसे बहुत घुला मिला था। मगर फाइक साहिब भले ही उसे बहुत मोहब्बत करते हो, लाख उनके दरमियान बेतकल्लुफी भी हो, लेकिन अपनी जाती जिंदगी के बारे में मदाखलत देने का हक उसे भी नहीं था। बहरहाल माजी में जो भी हादसा हुआ हो, एलियार को कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए वो एक मेहरबान और मोहब्बत करने वाले बाप थे। एलियार उनसे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए जबरदस्ती अब कुछ पूछकर उनका दिलाजारी भी नहीं करना चाहता था। एक निगाह समीन और दूसरी निगाह फाइक साहिब पर डालकर उसने गहरी सांस ली। ना चाहते हुए भी उसका दिल नाश्ते से उचाट सा हो गया। तुम हमारे साथ आ रहे हो? फाइक साहिब अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। अपना कोट दुरुस्त करते हुए उन्होंने एलियार को देखा। जी आप लोग चलें, मैं अपनी कार से आऊंगा। वो जो खोया हुआ बैठा था संभल कर बैठ गया। उन्हें बताते हुए हाथ बढ़ाकर सामने रखा जूस का गिलास भी उठा लिया। ओके, तुम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, हम जा रहे हैं, मगर जल्दी आना। चलें साकिब? इससे कहकर उन्होंने जल्दी जल्दी अपना जूस खत्म करते साकिब को चलने का इशारा किया। जी अंकल। साकिब ने फौरन ही बचा हुआ जूस टेबल पर रखा और कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। एलियार ने मुस्कुराहट दबाकर उनकी अजलत देखी। फाइक साहिब का रोब भी बहुत था उन पर। साकिब अपना कोट कुर्सी से उठाकर फाइक साहिब के साथ ही डाइनिंग रूम से बाहर निकले थे। मैं भी चलती हूँ। इन लोगों के जाते ही निगार भी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। अपना ख्याल रखना। एलियार के कंधे को प्यार से थपककर वो हाई हील की ठीक ठक ठक फर्श पर बजाती डाइनिंग रूम से निकल गई। उनके जाते ही एलियार ने बेजारी से होंठों से लगाया हुआ अपना जूस का गिलास टेबल पर रख दिया। एक निगाह समीन और फिर समीन को अफसोस से देखती हुई बड़ी माँ पर डाली। मैं भी चलता हूँ पुप्पो। अपनी टाई की नोट दुरुस्त करते हुए कुर्सी पीछे की तरफ खिसका कर वो उठा था। बड़ी माँ भी एलियार के साथ ही उठ गई। नीलम पहले ही किसी काम से उठकर जा चुकी थी। बड़ी माँ ने समीन के झुके सर को देखते हुए कुछ कहना ही चाहा था कि साथ आ खड़े हुए एलियार ने उनका हाथ नरमी से दबाया। ये इशारा था कि फिलहाल कुछ मत कहें। उन्होंने सर उठाकर एलियार की तरफ देखा। एलियार ने बस मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली बख्शी। वो दुख से समीन को देखते हुए एलियार के साथ ही बाहर चली गई। मुलाजिम अब नाश्ते के बर्तन वगैरह उठाने के लिए आ चुका था। जब सबके जाने का इत्मीनान हो गया तभी समीन ने अपना झुका सर उठाया और अपनी प्लेट खिसकाकर वो उठ गई। अब यहाँ वो थी या मुलाजिम जो अपने काम में लगा हुआ था। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में वो बेहाल हुई जा रही थी। कुर्सी पीछे धकेलकर वो बहुत ही आहिस्ता कदमों से डाइनिंग रूम से निकली थी। इसी तरह सर झुका था और आंखें पानियों से भरी। समीन, कहाँ जा रही हो? क्या करूंगी रूम में जाकर?
चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं। अभी उसने अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि अपने पीछे उसने नीलम भाभी की प्यार भरी सदा सुनी। समीन के कदम पहली ही सीढ़ी पर थम गए। आंसू भरी आंखों से पलटना महाल हुआ, मगर मुरब्बत भी निभानी थी। इसीलिए अपने आंसुओं को गालों पर बहने से रोकते हुए वो खुद पर जबर करती अपना आप संभालती हुई नीलम की तरफ मुड़ी। आ जाओ, खूब बातें करेंगे, लेकिन पहले घर दिखाती हूँ। उसकी कैफियत से अंजाम नीलम बड़ी खुशी से आगे बढ़कर उसका अपना हाथ थामना चाहती ही थी, तभी वहां से गुजरते हुए एलियार के कानों में नीलम की बातें पड़ी थी। वो सर तासुब से हिलाता तेज कदमों से चलकर इन लोगों के करीब आकर बोला था, इनको घर बाद में दिखा दीजिएगा, ये इनका अपना ही घर है, जब चाहे देख सकती हैं, इसीलिए आप दोनों बातें बाद में कर लीजिएगा। पहले मुझे वो फाइल लाकर दें जो कल भाई ने आपको दी थी। एक नजर समीन पर डालकर वो संजीदगी से नीलम से मुखातिब हुआ। इस वक्त समीन की क्या हालत थी वो समझ सकता था। नीलम की मोहब्बत और अपनापन उन्होंने ये देखा ही नहीं। समीन को इस वक्त बस तन्हाई चाहिए थी ताकि वो खुलकर रो सके। नीलम जितनी मोहब्बती थी उतनी ही सादा दिल भी। उसी सादगी में समीन की कैफियत उनसे छुपी हुई थी। रात तो रख ली थी उन्होंने। अच्छा, मैं देखती हूँ। समीन, तुम जाना मत, मैं अभी आई। समीन से कहते हुए वो तेज कदमों से अपने पोर्शन की तरफ भागी। एलियार की निगाह जैसे ही समीन की निगाहों से टकराई, समीन से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि आंसू अपना जब्त खो देते, एक झटके से मुड़कर वो सीढ़ियों से भागते हुए एलियार की नजरों से ओझल हो गई। एलियार की आंखों ने दूर तक उसका पीछा किया था। अफसोस से सर हिलाकर पहले वो किचन की तरफ गया, उसके बाद नीलम से ये कहने के लिए कि फाइल साकिब भाई के ही पास है, बड़ी माँ के पोर्शन की तरफ बढ़ गया। मैं क्यों इतना दिल पे ले रही हूँ उनका रवैया, ये जानने के बाद भी कि उनसे मुझे यही तवक्का थी। जो कभी उसे मिलने नहीं आए, कभी देखने के लिए भी नहीं तरपे, क्या वो अब मिलने पर उसे मोहब्बत से पेश आते? बहुत तलखी से सोचकर उसने सर झटकर सब भूलकर बेहिस होना चाहा, मगर अपनी हसास तबीयत का क्या करती। लाख खुद को समझाया, मगर दिल था कि बार बार भर आता और आंसू छलक पड़ते। वॉशरूम में बंद वो आईने के सामने बार बार अपनी आंखें धो रही थी और आंसू थे कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार थक कर वो वही दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। बुरी तरह से रोते हुए वो बस अपने प्यारे बाबा को याद कर रही थी, जो आज अगर उसके पास होते तो वो यूं यहाँ छुप कर रो नहीं रही होती। दिल भर का रोने से उसका दिल कुछ हल्का हो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो समीन जल्दी जल्दी मुंह पर पानी के छींटे मारकर फिर तौलिए से चेहरा रगड़कर वॉशरूम से बाहर निकल आई। बीबी जी, आपका नाश्ता। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मुलाजमा बोलते ही ट्रे लिए कमरे में घुस आई। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। समीन उसकी ऐसी फुर्ती पर हैरान हुई। उसके इनकार और इकरार से पहले ही वो रूम के अंदर थी। वो जी छोटे साहिब ने बोला था नाश्ता लेकर कमरे में जाना, और समीन बीबी के कुछ कहने से पहले कमरे में घुसकर और नाश्ता वहां रखकर फौरन वहां से चली आना, इससे पहले कि वो ट्रे उठाकर तुम्हारे मुंह पर दे मारे। मुलाजमा फर फर अपने छोटे साहिब का रटा हुआ सबक दोहराती, दांतों का ऐड करती, कमर हिलाती कमरे से ये जा वो जा। समीन का वाकई मुंह खुल गया। ये कोई बदतमीज छोटे साहिब हैं जिन्होंने ये भी महसूस कर लिया कि उसने नाश्ता नहीं किया था और उसके बारे में ऐसा मुलाजमा को बताया। अब मैं इतनी बदतमीज नहीं कि ट्रे मुलाजमा के मुंह पर मारती। जलकर बुरबुराते हुए वो बेड पर बैठ गई। ये छोटे साहिब कौन है जो बिला वजह हमदर्दी जता रहे हैं? तभी एलियार का चेहरा उसके जहन के पर्दे पर लहराया। जरूर वही होगा। ऐसी बेहुदा बातों की उम्मीद उसी से की जा सकती है, मगर इतनी हमदर्दी क्यों? रात इतनी बकवास के बावजूद भी डिनर उसी ने भिजवाया था, और अब भी कुछ देर पहले नीलम को बहाने से उसी ने भेजा, और अब ये नाश्ता? वो कुछ और सोचती कि खुले दरवाजे से नीलम अंदर आ गई। अरे नाश्ता आ गया, मैं तो तुम्हें अपनी तरफ ले जाकर करवाने वाली थी। बड़ी माँ भी कह रही थी तुमने नाश्ता नहीं किया है, तुम्हें लाकर करवा दूं। नाश्ते की भरी ट्रे को देखते हुए वो बोलते बोलते उसके पास आकर बेड पर बैठ गई। मुलाजमा देकर गई है अभी भी, मगर मेरा दिल नहीं है नाश्ता करने का, बिला वजह ही ले आई।
समीन जबरदस्ती मुस्कुराई। उन्होंने गौर से उसका मुरझाया हुआ चेहरा और सूजी आंखों को देखकर खुद को कोसा। क्या जरूरत थी फाइक अंकल से मुतारफ करवाने की? बेचारी का दिल दुखा दिया। नीलम का बहुत ही रहम दिल और मोहब्बत से पुर लड़की थी। अब भी समीन का दुख दिल से महसूस किया। सॉरी समीन, मुझे तुम्हें अंकल से मिलवाना ही नहीं चाहिए था। ख्वामखा तुम्हारा दिल खराब हुआ। वो बहुत शर्मिंदा से उसे देख रही थी। नहीं भाभी, आपका कसूर नहीं। वो तो कुछ कहने से पहले ही उसका गला रंध गया। वो आगे बोल ही नहीं पाई। एक बार फिर आंसू उसके गालों पर बह निकले। समीन, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम दिल छोटा मत करो। नीलम उसके करीब खिसक कर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से लगाकर दिलासा देने लगी। हाँ शायद। झट से उनसे अलग होते हुए वो आंसुओं को साफ करती दिक्कत से मुस्कुराई। अल्लाह सब बेहतर करेगा। हालात आगे जाकर भी जैसे भी हों, फाइक अंकल कब तक ऐसे रहें ये नहीं मालूम, मगर हम सब तुम्हारे साथ हैं। उससे अलग होकर उन्होंने उसका गाल थपका कर बच्चों की तरह पचकारा। चलो अब नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा सारा घर दिखाती हूँ। इस एली के बच्चे ने तो पहले ये काम करने ही नहीं दिया। साकिब तो फाइल ले गए थे। नीलम ने उठकर टेबल से ट्रे उठाकर नाश्ता ट्रे अपने और समीन के बीच रखते हुए कहा, तुम्हें मैं एली से मिलवा भी नहीं पाई। एली असल में एलियार है, वही जो नीचे मुझसे फाइल के लिए बोला था। नीलम के बताने पर उसने सिर्फ सर हिलाया। अब उन्हें क्या बताती कि रात वो उससे अच्छे से मिल भी चुकी है और उससे लड़ भी चुकी है। रहा तारुफ, उसके मुंह से पूरा तारुफ भी पूरे हस्बो नसब के साथ सुन भी चुकी है। एलियार निगार मामी के पहले शोहर का बेटा है, यानी साकिब के मामू का। एली के डैड जैन मामू मेरी सास के सगे भाई थे। उसके मुंह में उन्होंने बताने के साथ साथ जबरदस्ती लुकमा डाला। यूं कहना ज्यादा मुनासिब था कि ठोंस दिया। तुम खाती जाओ और मेरी सुनती जाओ। समीन की बेचारी होती हुई शक्ल देखते हुए वो हंसी। मैं खुद खा लेती हूँ भाभी। चलो खुद ही खा लो। हाँ तो मैं कह रही थी, ये अपना एलियार है ना, बड़ा ही मोहब्बती और बहुत अच्छा लड़का है। और फिर वो शुरू हो गई उसे एलियार नामा सुनाने के साथ साथ सारे घर वालों की मजाज और आदतें भी बता डाली। इसी बीच खुद भी खाती रही और उसे भी जबरदस्ती भरपूर नाश्ता करवा दिया। फिर उसे अपने साथ लेकर पूरे घर को भी दिखाया। समीन उनके साथ घसीटती हुई चलती रही थी। खूबसूरती से बना हर तरह की आसाइशों से सजाया ये महल जैसा घर दो पोर्शन में बटा हुआ था, जिसके एक पोर्शन में फाइक साहिब और निगार एलियार के साथ रहते थे। दूसरे पोर्शन में बड़ी माँ, साकिब भाई, नीलम और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे आकिब और आदिल रहते थे। बड़ी माँ एलियार की पुप्पो भी थी, जो बेवा होने के बाद से यहीं रही थी, क्योंकि बंगला और जायदाद में साकिब के वालिद साहिब का भी हिस्सा था। वो बड़ी माँ के फर्स्ट कजन थे। साकिब अपनी मम्मी को इसलिए बड़ी माँ कहते हैं कि बकौल नीलम भाभी के अपने ससुराल में सबकी बड़ी माँ थी, इसीलिए साकिब भी उन्हें बड़ी माँ कहने लगे। एलियार और बड़ी माँ एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बड़ी माँ के लिए एलियार साकिब से भरकर था। बड़ी माँ उसे भी बहुत अच्छी लगी थी। देखा जाए तो यूं कोई रिश्ता नहीं था उनसे समीन का, मगर उससे इतनी मोहब्बत और नरमी से पेश आती कि समीन ना चाहते हुए भी उनसे घुल मिल गई। ज्यादातर वो उन्हीं लोगों के साथ इसी तरफ उनके पोर्शन में रहती थी। नीलम भाभी के साथ भी उसकी दोस्ती हो गई थी, जिसमें वो ज्यादातर नीलम का ही हाथ था। लेकिन साकिब के आने के बाद वो इधर से अपने पोर्शन में चली आती, नीलम के रोकने पर भी नहीं रुकती। हालांकि साकिब बहुत अच्छी नेचर के थे। समीन से आते जाते जब भी मिले बड़े खलूस से उसका हाल अहवाल पूछते। बस उसकी नेचर ही बहुत रिजर्व से थी। उनके आने के बाद वो अपने कमरे में आकर बंद हो जाती, तो फिर सुबह सबके जाने के बाद ही कमरे से निकलती। बड़ी माँ की फैमिली से फिर भी वो थोड़ी बहुत घुल मिल गई थी, मगर उस तरफ के पोर्शन में जो कहने को अब उसका भी था, वो किसी से भी बात तक ना करती। उस दिन के बाद से वो फाइक साहिब के जाने और आने से पहले ही अपने कमरे में बंद हो जाती। बुलावा आता भी, मगर वो बहाना बनाकर हर बार मुलाजमा को अपना इनकार पहुंचा देती। एक दो बार बड़ी माँ और नीलम ने इनकार की वजह पूछा भी, वो उन्हें नरमी से टाल गई। अब क्या बताती कि वो अब फाइक साहिब का सामना करना ही नहीं चाहती थी। निगार से कभी सामना हुआ भी तो निगार की नजरों में उसकी हैसियत थी उनका सर्द रवैया उसे अपनी हैसियत बता देता। उसके रहने या ना रहने की उन्हें कोई परवाह नहीं। वैसे भी वो बिजनेस वुमेन थी, घर पर रहती
बचती ही कब थी। रह गया एलियार तो वो उसके साए से भी बचती थी। उसकी गहरी रोशन आंखों से उसे घबराहट होती थी। उसे लगता था वो उसे अपना हाल नहीं छुपा सकती। वो जान जाएगा कि कौन से गम उसके दिल में पलने लगे हैं। जबकि एलियार से जब जब समीन का सामना हुआ तो वो बहुत नरमी से उसकी खैरियत दरियाफ्त करता, उससे बातें करने की कोशिश भी करता, मगर वो हूं हाँ करके फौरन अपना दामन छुड़ाकर भाग खड़ी होती। उस दिन के बाद उसने कोई उल्टी सीधी शौकी भी नहीं दिखाई, मगर फिर भी समीन उससे बचती रहती थी, जिसका एहसास एलियार को भी अच्छी तरह से हो गया था। अब दोनों के दरमियान सलाम दुआ के अलावा फिलहाल कोई और बात थी नहीं। उनके दरमियान के ताल्लुकात से कोई मुतमिन रहे ना रहे, एक शख्स इस घर में ऐसा था जिसे ये सब देखकर दिली सुकून महसूस होता था, और उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी ये ताल्लुकात कभी उससे आगे ना बढ़े, वरना एक बार फिर माजी खुद को दोहराएगा, जिसे ना वो खुद दोहराना चाहता था, ना इस किस्से को दोहराने में कोई खुश रह सकता था। रोज की तरह समीन ने सबके जाने का एतमानान करने के बाद ही बड़े मुत्तमिन अंदाज में अपने कमरे का दरवाजा खोलकर कदम बाहर रखा। रूम का डोर बंद करके बिना रुख मोड़े वो दुपट्टा सर पर अच्छे से लपेटने लगी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम की आवाज पर समीन बुरी तरह से उछली थी। दुपट्टे को सर के इर्द गिर्द लपेटते लपेटते ही मुड़कर सलाम करने वाले को देखा। अपने कमरे के दरवाजे से टेक लगाकर खड़े एलियार ने मुस्कुराकर पैंट की पॉकेट से अपना हाथ निकाल कर हिलाया। समीन की पेशानी पर 1000 बल पड़ गए। सलाम का जवाब दिए बिना उसने और भी तेजी से दुपट्टा लपेट लिया। अस्सलाम वालेकुम। समीन से कोई जवाब ना पाकर उसे और भी गौर से देखते हुए उसने दोबारा जोर से सलाम किया। वालेकुम सलाम। आहिस्ता मगर नागवारी से जवाब देकर उसने उलझन से उसकी तरफ देखा। घरेलू कपड़ों में मलबूस, क्या वो आज ऑफिस नहीं जाएगा? एक तो ना जाने कौन सी मनहूसियत है, उसका अपना सामना हमेशा एलियार से कमरे में आते जाते ही होता था। ना जाने किसने उसके साथ वाला कमरा उसे दिया था। इतने बड़े घर में कोई और कमरा उसके लिए नहीं था जहां वो रह सकती और कम से कम उसकी चील सी नजरों से बच तो सकती थी। अपने दिल में वो कोफत से सोच रही थी, जितना वो उससे खार खाती थी उतना ही वो उससे नरमी से पेश आता था। आपका कमरा मैंने सिलेक्ट किया था ताकि आप मुझसे भाग नहीं सकें। जैसे उसने उसकी सोच तक रसाई हासिल कर ली थी। दोबारा अपने पैंट की जेबों में दोबारा हाथ डालकर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा बड़ी शरारत से उसे देख रहा था। समीर ने गुस्से से होंठ भींच लिए। इस वक्त वो वही शरारती सा पहली मुलाकात वाला एलियार लगा जिसने तपा तपा कर उसका खून जला डाला था। मैं इस कमरे में ना भी रहती तो भी मुझे भागकर कहीं नहीं जाना था। फजूल में आपने जहमत काट डाली। भला कोई बच सकता है आपकी नजरों से? वो क्यों चुप रहती? खूब चबा चबा कर लफ्जों को अदा करके अपने दिल की खोलन को बाहर निकाला। आपके लिए तो हर वक्त किसी भी जहमत के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। उसके तंजिया जन्नाती कहका लगाकर फरमाया गया। समीन की पेशानी के बल गहरे हो गए। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर एलियार ने अपनी हंसी अपने होंठों में दबा ली। मेरा मतलब यह है कि कम से कम इसी बहाने तुमसे सलाम दुआ तो होती रहेगी, वरना तो तुम मुझे भूत समझकर भाग लेती हो। वो भी एक नंबर का ढीठ था। उसी अंदाज में उसे देखते हुए बोला, आपसे तुम ख्वामख्वाह की बेतकल्लुफी। वो जलकर फिर से कमरे में जाने के लिए मुड़ी। आज मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं और कहीं बाहर जाऊंगा भी नहीं। तो अब क्या तुम पूरा दिन अपने रूम में ही गुजार दोगे? उसे वापस कमरे में जाते देखकर उसने तेजी से कहकर उसे रोका। समीर ने मुड़कर उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। एलियार ने अपने होंठ मुस्कुराहट में फैलाए, आंखों की चमक में और इजाफा हुआ था। कोई और बात किए बिना वो बस उसे घूरकर सीढ़ियों की तरफ भाड़ गई। नीचे आकर उसने इधर रुकने की गलती हारगिज नहीं की थी। उसके कदम बड़ी माँ के पोर्शन की तरफ भाड़ गई। यहाँ अब मुलाजमीन सफाई में लगे हुए थे। समीन बीबी, बड़ी माँ जी अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई हैं। मुलाजमा ने उसे बड़ी माँ के कमरे की तरफ बढ़ते देखकर इतला दी। भाभी भी गई हैं? समीन ने मुड़कर मुलाजमा की तरफ देखकर पूछा। नहीं, वो किचन में है। मुलाजमा ने बताकर अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। भाभी अक्सर किचन में ही पाई जाती थी। जितने खाने खिलाने की शौकीन थी उसी हिसाब से बोलने की भी, लेकिन थी बहुत सादा। साकिब भाई की कजन थी वो। उनकी और साकिब भाई की लव मैरिज थी। उनकी यही सादगी साकिब भाई को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर गई थी।
ये बात बड़ी माँ ने उसे बताया था। बचपन से जितनी दोनों में मोहब्बत थी, उतना झगड़ा भी होता रहता था। अब शादी के बाद भी वही हाल था, बस फर्क इतना था कि अब झगड़ने का मौका कभी कभी मिलता था, क्योंकि साकिब भाई अब ज्यादातर बिजनेस में मसरूफ रहते थे और नीलम बच्चों और घर में मसरूफ हो गई थी। मगर दोनों के बीच मोहब्बत का ताल्लुकात बहुत गहरा था। वो सोचते सोचते किचन तक आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, अभी खुद ही आ जाती वहां तुम्हारे पास। नीलम समीन को किचन में दाखिल होते देखकर सारे काम छोड़कर चहकी थी। क्यों डियर भाभी, ऐसा क्या जादू कर दिया आपकी नंद साहिबा ने कि आप हमें छोड़कर नंद उर्फ गोंद को याद करने लगी? इससे पहले कि वह कुछ बोलती, अपने पीछे एलियार की आवाज सुनकर इस बार समीन बहुत गुस्से से मुड़ी। कसम ले लो जो मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आया हूँ, मैं बस भाभी के हाथों का बना नाश्ता करने के लिए यहाँ खींचा चला आया, वरना तुम्हारा पीछा करने की मेरी हिम्मत कहाँ। खून थोड़े चुसवाना है अपना। समीन की घूरती नजरों से डरने की एक्टिंग करते हुए वो अंदर आकर नीलम के पास खड़ा हो गया। नीलम उसकी बकवास पर बड़ी जोर जोर से हंस रही थी। समीन को उसकी बक बक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जिसे देखो उसकी बक बक पर हंस देता था। भाभी, आप मुझे वही पराठे बनाकर जल्दी से पेश करें जिसे खा खा कर आपके हाथों में पहलवानों जैसी ताकत आ गई है। मुझे भी पहलवान बनना है, किसी के नजरों के शोलों से बचने के लिए, वरना आपको तो मालूम है मैं कितने कमजोर दिल का हूँ। नजरों के तीर मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। समीन की शोला उगलती नजरों को देखते हुए वो डरने की एक्टिंग करता बन बन कर नीलम से बोला। साफ लग रहा था वो बस समीन को सुना रहा था। समीन का जल भुन कर बुरा हाल हो रहा था। तुम्हें मैं पहलवान दिखती हूँ, खुद क्या हो? इस लकब पहलवान पर नीलम ने बुरा मानकर साथ खड़े एलियार के बाजू पर बड़ी जोर से हाथ मारा। उफ, खुद को मार कर देख लें, पता चल जाएगा ना जाने कौन सी पहलवान की शागिर्द रही हैं आप। वो बाजू सहलाते हुए परे खिसक गया, वरना नीलम की बात पर हाथ मारने वाली आदत से वो बच नहीं सकता था। समीन को बड़ा अच्छा लगा नीलम का उसको मारना। लबों पर मुस्कुराहट आ गई। एलियार ने उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को दिलचस्पी से देखा। पहली बार उसे मुस्कुराते देखा था। एलियार ने बेसाख्ता निगाहें फेरी। तुम्हें मार कर भी पता चल जाता है, अपने ही हाथ में दर्द हो जाता है। इधर नीलम ने उसे जवाब देते हुए अपनी हथेली सहलाई। आप मुझे पराठे तो बना कर दें। हंसकर वो समीन से ध्यान हटाकर किचन में रखी टेबल के पास आ गया। कुर्सी खींचकर इत्मीनान से बैठते हुए वो टेबल पर कोहनियां टिका कर नीलम के पास खड़ी समीन को फिर से बड़ी फुर्सत से देखने लगा। लाइट कलर के कुर्ते पजामे पर बड़े से दुपट्टे को अपने सर पर लपेटे अपना आप छुपाए वो बहुत ही मुकद्दस लग रही थी। चेहरे पर अब भी गुस्से की सुर्खी थी। पराठे तो तुम्हें समीन बना कर देगी, बड़े अच्छे पराठे बनाती है ये। समीन चंदा, जरा पराठे बनाकर दो एली को। समीन की तारीफ करने के साथ साथ खामोश खड़ी समीन को प्यार से चमकारा। समीन को लाख एलियार के लिए पराठे बनाकर देना तपा गया हो, मगर किसी को मना करना उसकी तबीयत ही नहीं था। सो दिल ही दिल में अपनी तपन छुपाते हुए वो सर हिलाकर चूल्हे के पास आ गई। दिल तो कह रहा था पास ही चूल्हे पर रखा फ्राई पैन उसके सर पर दे मारे, जो लगातार उसे देखे जा रहा था। इतनी देर से उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर रही थी। इनको आता है पराठे बनाना? एलियार की दिलचस्पी और बड़ी दूर खड़ी अपने गुस्से पर कंट्रोल करती उसे और भी हसीन लग रही थी। मासूम सी बार बार नाक छुड़ाती गुस्सा दिखाती। अरे अपनी समीन तो हर फन मोला है, तुम्हें मालूम है? भाभी, आपको कोई काम था मुझसे शायद? इससे पहले उसकी खूबियां बताना शुरू हो जाती, समीन ने उनकी बात काट कर उनको याद दिलाना चाहा कि उससे कोई काम था। उन्हें काम क्या था, बस शॉपिंग पर जाना था, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। अब तो ड्राइवर का मसला भी नहीं रहा, ये अपना एलियार है ना, वो ले चलेगा। क्यों एली? भाभी ने खुशी से कहते हुए एलियार से भी तायद चाही। हाँ, उठा ले फायदा मेरे घर पर रुकने का। उसने मुंह बनाकर पहले नीलम को देखा, फिर समीन से दोबारा मुखातिब हुआ। और क्या क्या खास खूबियां हैं तुम में? पराठे बनाने के साथ साथ भाभी को तो बताने नहीं दे रही हो, तुम ही बता दो। अपनी ठोड़ी के नीचे हाथों की मुट्ठी रखकर वो बड़ी शरारत से पूछ रहा था। पूछा भी इसलिए कि वो भी भड़क कर उस पर उलट पड़ेगी। उसका भड़क कर बोलना उसे बहुत अच्छा लगता था। कुछ खास नहीं, खुद से मुखातिब एलियार को समीन ने अपना गुस्सा दबाते हुए रुखाई से जवाब दिया। बिना एलियार की तरफ देखे वो अपना सारा गुस्सा गुंदे आटे पर निकाल रही थी। कुछ खास नहीं तो आम ही बता दें, तुम्हारी आम बातें भी अच्छी लगेंगी मुझे।
उसी की तरफ देखते हुए वो शरारत से मुस्कुरा दिया। निगाहें उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे और बेरहमी से आटे की लोई बनाते हाथों पर भी थी। दिल ही दिल में उसे बहुत हंसी आ रही थी। जी ना कुछ खास है ना कुछ आम, जिसे आपको जानने का शौक हुआ है। और मेरे ख्याल में पराठे आपको भाभी के हाथ के ही खाने चाहिए, वरना पराठों के साथ साथ इसमें जहर भी मिलाकर खिला दूंगी तुम्हें, ताकि तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। एकदम आटे की लोई पटक कर वो बिफड़ी हुई उसके साथ पर खड़े होकर घर आई। एहलियार ने शरारत से आंखें नीची और शक्ल पर मासूमियत सजा ली। अपना ये बक बक करता मुंह मेरे सामने कम चलाया करो, वरना मुंह तोड़ दूंगी। और तुम्हारी ये आंखें हैं ना जो हर वक्त चमकती रहती हैं, इन्हें नोच लूंगी। आखिर कब तक समीर खुद पर काबू रखती। वो शेरनी की तरह उस पर झपटने के लिए जैसे तैयार थी। एहलियार को देखते ही ना जाने उसे क्या हो जाता था, वो गुस्से से पागल हो जाती थी। इस वक्त भी बस उसका मुंह नोचने की देर थी। भाभी मुझे बचा ले अपनी नंद से, वरना आपका इकलौता देवर शहीद हो जाएगा, वो भी आपकी हसीन नंद के हसीन हाथों से। सारे शौक निकल जाएंगे आपके मेरे बिना। एहलियार बामुश्किल अपना कहका दबाते हुए मुंह खोलकर मक्खी जाने की मुंतजिर नीलम से मुखातिब हुआ। समीर को गुस्से के साथ साथ रोना भी आया। ये इंसान मुझे झगड़ालू मशहूर करके ही रहेगा। उसे घूरते हुए वो पैर पटक कर किचन से ही निकल गई। ये नीलम की हैरत खत्म ही नहीं हो रही थी। वो हाथ उठाकर उंगली के इशारे से जाती समीन की तरफ इशारा करती एहलियार से पूछ रही थी, भला अभी इतने दिनों में उसका ऐसा मूड कहाँ देखा था। उन्होंने अभी तक धीमी आवाज में बोलती झिझकती हुई संभल कर रहती समीन देखी थी, और कहाँ अभी इतना गुस्सा, वो भी एहलियार से। उनका ताज्जुब करना हक बजानिब था। उसे रह रहकर मिर्चें लग जाती हैं मेरी बातों से, और मुझे देखकर। एहलियार बोलकर खुद ही हंस पड़ा। उसके यूं भड़कने पर उसे बहुत ही मजा आता था। उसे क्यों चिढ़ती थी उसका भी अंदाजा था। उसे अच्छा लगता है मेरे देवर जी को पहली बार किसी मिर्ची से मुंह लगाने का दिल कहने लगा। इस बार नीलम ने मैंने खेज अंदाज में उसे टटोला। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एहलियार फौरन संजीदा होकर खफा हुआ। अजी मालूम है, आप तो पहले ही से मिर्च लगवा चुके हैं। उन्होंने उसे छेड़ा। जो आप समझे, अब आप पराठे दे रही हैं या आपका इरादा भी जहर खिलाने का है। वो समीन की बात सोचकर फिर से सर झटक कर हंसा। ये अच्छा नहीं किया तुमने, क्या जरूरत थी उसे छेड़ने की जब उसे पसंद नहीं। नीलम ने नाराजगी जाहिर की। समीन के जाने पर अफसोस भी हुआ। मजा आता है मुझे उसे छेड़ने में। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए वो अब भी हंस रहा था। समीन का चिढ़ना, उसका बोलना, उसकी आंखों में अनोखी सी चमक थी। ज्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं, मेरी नंद बहुत अच्छी है। नीलम ने मेज पर पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाकर उसे दिखाई। वाह भाई, इतनी प्यारी है आपको अपनी नंद कि मुझे छुरी दिखा रही हैं। नहीं लेता मैं मजा, पराठा तो बनाकर दे दें। संजीदा होकर उनके हाथों से छुरी लेकर अपनी जगह पर रखते हुए उनसे लाड से कहा, जाकर इसे मना कर लाओ, मुझे शॉपिंग पर जाना है उसके साथ। तुम्हारी वजह से वो प्रोग्राम भी लगता है खराब होगा। नीलम झूठी नाराजगी का इजहार करती मुड़कर पराठा बनाने की तैयारी में लगी। ये कहें कि असल गम शॉपिंग का है। एहलियार एकदम से कुर्सी छोड़कर उठ गया। कहाँ चले, खाकर तो जाओ। नीलम ने उसे खड़े होता देखकर जल्दी से रोकते हुए पुकारा। आप खुद खा लें, अब मैं जा रहा हूँ। उनके कुछ कहने से पहले ही वो किचन से बाहर निकल गया। अजीब लड़का है। नीलम सर झटक कर उसके लिए बनाया गया पराठा खुद खाने के लिए बैठ गई।